तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 6 ऊर्जा के स्रोत का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 तक के पूरा को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लिया था। ठीक, आज हम लोग चैप्टर 6 ऊर्जा के स्रोत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबसे ऊपर ही आपका वही प्लेलिस्ट मिलेगा 230 मार्क्स का पूरा ऑल सिलेबस ऑब्जेक्टिव का, उसमें जाके आप देख सकते हैं। हमें पहले फिजिक्स ख़त्म करना होगा। देखिए, हम लोग एक वन शॉट वीडियो में लगभग 2 चैप्टर को ख़त्म करते हैं, यानी कि लगभग 30 मिनट का वीडियो होता है हमारा, और हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं, 1 और 2 चैप्टर या फिर कोई भी 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सारा हम आपको इसमें बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए, इसके बाद आज हमारा ये फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बायोलॉजी शुरू करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर एसएसटी साइंस में सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक, पूरा ऑब्जेक्टिव का सिलेबस। ठीक, तो देखिए, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस। ठीक, ये मत सोचिएगा कि इतना कम समय में इतना सारा कैसे करा सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरा ऑल क्वेश्चन लिए हैं, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ना इस परीक्षा में, इस अथी से चैप्टर से, चाहे वो सेंटर परीक्षा हो, चाहे वो लास्ट एग्ज़ाम हो, फाइनल एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो मासिक परीक्षा हो, सभी में इससे प्रश्न बनता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलतम सुलभ हो। हाँ, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण परिवहन आसान हो। इनमें से सही हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलिए, कह रहा है डीजल का उपयोग किस में होता है? भारी वाहन में, रेल इंजन में, विद्युत उत्पादन में। इनमें से सभी में। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलिए, कह रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादल वाला दिन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, जो सोलर कुकर होता है उसका बादल वाला दिन उपयोग नहीं कर सकते हैं। आगे कह रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो याद रखेगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक, जो जल विद्युत संयंत्र होता है वो स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में से स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ कह रहा है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? तो सूर्य है। ठीक, याद रखेगा, जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य। आगे कह रहा है पवन विद्युत जनित्र में पवन का चाल कम से कम कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, याद रखिएगा। आगे कह रहा है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, नाभिकीय ऊर्जा जीवों से नहीं प्राप्त होता है। ठीक, पेट्रोलियम प्राप्त होता है, बायोगैस कोयला प्राप्त होता है। ठीक, कारण निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस का ईंधन का स्रोत कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, क्योंकि जीवों से नहीं प्राप्त होता है तो बायोगैस का ऊर्जा का स्रोत कैसे होगा? आगे कह रहा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो कोयला पेट्रोलियम दोनों है, इसलिए इनमें से दोनों हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन नहीं है पूछ रहा है ना। तो देखिए पेट्रोलियम है, क्योंकि ये जीवों से प्राप्त होता है, जो जीव सड़ जाता है ना उससे प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, बायोगैस नहीं हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। नहीं, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो प्राकृतिक गैस मारिएगा। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा प्राकृतिक गैस, क्योंकि बायोगैस भी तो जीव से ही प्राप्त होता है ना, सड़ने गलने से, जीवों का मल मूत्र को सड़ने गलाने से प्राप्त होता है। तो बायोगैस तो हो जाएगा ये जीवाश्म ईंधन। प्राकृतिक गैस मारिएगा। ठीक, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी मारिएगा। ठीक, आगे चलिए, कह रहा है सौर सेल सौर ऊर्जा का रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक, जो सूरज प्लेट होता है ना, उस सूरज की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फिर कह रहा है खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल का उपयोग होता है, तो बच्चा जानता है सूखा सेल। ठीक, आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं, यानी कि सौर ऊर्जा से नहीं बना है? तो नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, अगर निम्नलिखित में से किस धातु को सोलर सेल से बना जा सकता है? सिलिकॉन। सोलर सेल जो होता है ना, सोर्स प्लेट, उसमें सिलिकॉन रहता है।
इसलिए वो महंगा रहता है, क्योंकि सिलिकॉन बहुत महंगा है। कह रहा है कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो जैव ऊर्जा। ठीक, जो जैव मात्रा है ना वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, जिसे बायोमास कहते हैं। ठीक, आगे कह रहा है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। ठीक, याद रखेगा, क्योंकि इसमें जितना भी किरण आती है सब फोकस पे आके मिलती हुई प्रतीत होती है, सब फोकस पे आके मिलती है, इसलिए यहाँ ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है। यहीं पर कुकर रख देंगे, जितना भी होगा ऊर्जा सब आके जपड़ी होगा तो कुकर हीट हो जाता है। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलिए कह रहा है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा नरौरा यूपी में है। ठीक, कहाँ है, यूपी में नरौरा है, उत्तर प्रदेश में। आगे कह रहा है कसी प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है। ठीक, याद रखिएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन के में नहीं होता है, तो सीएनजी का उपयोग नहीं होता है। ठीक, एलपीजी का होता है, बायोमास कोयला का होता है, लेकिन सीएनजी का नहीं। सीएनजी गाड़ी चलाने के लिए उपयोग होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, याद रखेगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक, याद रखिएगा। आगे कह रहा है वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने से वैश्विक ऊष्मन बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, वैश्विक ऊष्मन मतलब ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किससे बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। अगर ईंधन क्या है, तो सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी तीनों ईंधन है। ठीक, आगे कह रहा है घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है, कह रहा है घरेलू गैस जो होता है ना एलपीजी, उसका प्रमुख है प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन या फिर एथेन, तो याद रखिएगा प्रोपेन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ब्यूटेन भी हो सकता है, चाहे प्रोपेन। ठीक, ये दोनों को मारेगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, नहीं कह रहा है ना, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बायोगैस नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है बायोमास को। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो जैव मात्रा। ठीक है, जैव मास। आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऊर्जा का स्रोत है महासागरीय तरंग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सभी हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। आगे कह रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला। अनवीकरणीय ऊर्जा है कोयला से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा है। आगे कह रहा है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक, अनवीकरणीय स्रोत में कोयला और पेट्रोलियम आता है। रहा है बाघ कौन सा श्रेणी का उपभोक्ता है, तो तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। ठीक, याद रखिएगा, बाघ तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। कैसे, प्रथम में होता है कौन, पौधे, पादप, पादप, पादप। ठीक, द्वितीय में कौन हो जाएगा, पादप को कौन खाता है, पादप मतलब घास फूस। तो द्वितीय में कौन हो जाएगा, खरगोश। पादप घास फूस को कौन खाता है, खरगोश। और खरगोश को कौन खाता है, खरगोश, खरगोश। ठीक, याद रखेगा। द्वितीय में हो जाएगा खरगोश, पहला में हो गया पेड़ पौधा पादप, द्वितीय में हो जाएगा खरगोश, खरगोश। तृतीय में क्या हो जाएगा, बाघ। तीसरा में हो जाएगा बाघ, बाघ खा जाएगा खरगोश को, इसलिए तृतीय पोषी स्तर में आता है बाघ। ठीक, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होती है, एक दिशीय होती है। अगर अपघटक का उदाहरण है कवक, कवक अपघटक का उदाहरण है। अगर निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, सभी हो जाएगा। अगर एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, 4 पोषी स्तर होते हैं। ठीक, अगर पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है। इसमें क्या होता है ना, पहला कौन होता है, पादप। पादप के पास मान लीजिए कि 1000 ऊर्जा है, 1000 कैलोरी ऊर्जा है, तो अगले पर सिर्फ 10% ट्रांसफ़र होता है, यानी कि 90% इसी के पास रह जाएगा। तो 1000 है ना, तो 1 शून्य काट दीजिए, अगले के पास 100 ही मिलेगा, जो द्वितीय पोषी स्तर का होगा। फिर तृतीय जो उपभोक्ता होगा ना, तृतीय के पास मात्र 10 जाएगा, और जो चौथा होगा, चौथा के पास मात्र 1 जाएगा। ठीक, इस प्रकार से होता है, 90% कम जाता है अगले में जाने के लिए। इसलिए अगर आप हरा सब्जी खाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा। अगर आप मुर्गा मछली सब खाएंगे तो कम ऊर्जा मिलेगा, क्योंकि 90% ट्रांसफ़र हो जाता है, उसी के पास रह जाता है, 10% ट्रांसफ़र होता है। आयकर ओजोन का आणविक सूत्र क्या है, O3 है। ठीक, इसको प्रभावित करने वाला गैस कौन है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, या फिर FC भी बोल सकते हैं, एगो फ्लोरोकार्बन भी होता है। फ्रिज और AC से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर निम्नलिखित में कौन एक जैव अननवीकरणीय पदार्थ है, DDT। कागज़ गल सकता है,
बाहित माल भी गल सकता है, लकड़ी भी गल सकता है, लेकिन DDT नहीं गलता है। ठीक, DDT पॉलीथीन इसम क्या है, अनविनिर्णीय पदार्थ है। खैर, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है, DDT है। ठीक, याद रखिएगा, क्योंकि जैव आवर्धन क्या है कि ऐसा पदार्थ जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी वो हमारे घर में होता है, फिर कभी नली कूड़ा कचरा के जरिए समुद्र में चल जाता है और सभी जीवों को प्रभावित करता है। तो DDT है ना, जो कभी आप DDT या पॉलीथीनिज्म हो गया ना, कभी नष्ट नहीं होता है और सभी को प्रभावित करता है। आगे चलिए कर, अब वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.03% है। ठीक, आज तो बढ़ गया है ये मात्रा, 0.034% हो गया है। ठीक, अब ये मात्रा बढ़ गया है। इसी प्रकार से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम बायोलॉजी का देखेंगे, जैव प्रक्रम। बायोलॉजी का अगले लेक्चर में इसके आगे का प्रश्न देखेंगे। ठीक, देखिए हमारा लगभग फिजिक्स का चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। टोटल 6 चैप्टर था, 6 कंप्लीट हो गया। जितना भी ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, टोटल ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए हैं। देखिए हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सब लगभग आधे घंटा का वीडियो में ख़त्म हो गया है सब है। अगर आप मात्र 2 घंटा भी देंगे ना तो आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव का तो जब भी आपका अगस्त का मासिक परीक्षा आने वाला है या फिर सेंटअप एग्जाम या फाइनल एग्जाम होगा, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इससे फिजिक्स का आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। पूरा प्लेलिस्ट में 5 गो वीडियो होगा, 2-4 गो 5 गो वीडियो होगा, उसको पूरा देख लीजिएगा, आधा घंटा का वीडियो होगा। तो फिजिक्स में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक, और उसके बाद हम लोग इसका टेस्ट लगाएंगे। अब हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया, अब इसका एक 1 शॉट लेक्चर आएगा, जिसमें एक शॉट में मतलब कि 1 घंटा 45 मिनट में पूरा फिजिक्स के सिलेबस के ऑब्जेक्टिव बता देंगे और फिर टेस्ट इसका लेंगे। टेस्ट मतलब कि आपकी जो क्वेश्चन लाएंगे उसमें आंसर हाईलाइट नहीं होगा, इसका टेस्ट लेंगे, आपको आंसर कमेंट करना होगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।